नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पंडित शब्द पर छिड़ा संग्राम अब सिनेमा की स्क्रीन से निकलकर चुनावी गलियारों तक जा पहुंचा है। मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे न सिर्फ ब्राह्मण समाज का अपमान बताया बल्कि केंद्र सरकार से फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी कर दी। मायावती आमतौर पर बॉलीवुड विवादों से दूर रहती हैं। बॉलीवुड की फिल्मों पर हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई विवाद छिड़ता रहता है। हमने मायावती को आमतौर पर उसमें पड़ते हुए नहीं देखा है। लेकिन क्या ये कदम 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को फिर से जिंदा करने की कोशिश है? क्या बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक यानी ब्राह्मणों में मची हलचल का फायदा बसपा मायावती उठाना चाहती हैं और क्या उन्हें मिलेगा? एक तरफ लखनऊ में इस फिल्म को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दूसरी तरफ मायावती का ये ब्राह्मण प्रेम हम देख रहे हैं। क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड चुनाव का एक बड़ा हथियार बनने वाला है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, पहला सवाल आपसे यही है कि मायावती ने घूसखोर पंडित फिल्म के बहाने ब्राह्मण असमिता का मुद्दा उठा दिया है, क्यों? देखिए, मायावती ने जो कुछ कहा है वो एक परिपक्व नेता का बयान है। मायावती बहुत मजी हुई राजनीतिक खिलाड़ी है। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से वोट बैंक और परसेंटेज में नीचे जा रही है, लेकिन हमेशा के जो विवादित मुद्दे रहते हैं उस पर उनका एक मध्यम मार्गी बहुत ही सोच समझा सुव्यवस्थित बयान सामने आता है। इस मामले में भी उन्होंने यही काम किया है। ये अगर वोट बैंक अलग देखें तो भी एक नेता के तौर पे, पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे मायावती का यह बयान भारतीय राजनीति की उस विवेकशीलता और परिपक्वता को दिखाता है जिसकी उम्मीद संविधान निर्माताओं ने की थी। संविधान में किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। मायावती ने उसी बात को किया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को आगे बढ़ाया। तो ये एक परिपक्व बयान है और इसका फायदा, राजनीतिक फायदा उनको होता है तो निश्चित तौर पे ये इसका बाई प्रोडक्ट है। मैं मानता हूं कि मायावती 2027 में अच्छी संख्या में वोट चाहती हैं, अच्छी संख्या में विधानसभा सीट चाहती हैं, लेकिन इसके लिए वो उग्रता भी इस्तेमाल कर सकती थी। आजकल होता यह है कि वोट पाने के लिए, विधानसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लोग हमलावर राजनीति करते हैं, लेकिन ये समन्वयवादी राजनीति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस दौर में जब हमलावर राजनीति सभी लोग कर रहे हैं, मायावती ने समन्वयवादी राजनीति के फार्मूले को लेकर आगे सियासत करने का मन बना लिया है। लेकिन हाल में यूजीसी को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था क्या चल रहा है? तो यूजीसी के मुद्दे पर भी मायावती का जो रिएक्शन था वो काफी शार्प और स्पष्ट था। अब क्या था वो, ये खास बात है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रोक जो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उसको सही बता दिया था। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर मायावती सुप्रीम कोर्ट की रोक को सही बता रही हैं तो वो दलित, ओबीसी, आदिवासी के मुकाबले खुद को सीधे सीधे जनरल कास्ट के पक्ष में खड़ा कर रही हैं। तो विजय जी, ये तो बहुत ही, मतलब जिसे कहेंगे कि एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम अपनी राजनीति को लेकर उठा रही हैं वो। देखिए, ब्राह्मण अस्मिता का मुद्दा उठाना एक बात है, यूजीसी के मुद्दे पर तो उन्होंने वो एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल कास्ट था और वो जनरल कास्ट के पक्ष में खड़ी हो गई। देखिए नीरज जी, ये इसका मैं जिक्र करना चाहता था लेकिन उत्तर बहुत बड़ा हो जाता और मैं चाहता था बीच में आप सवाल पूछ लें, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। देखिए, मायावती ने जिस समन्वयवादी विवेकशील राजनीति का पिछले दिनों से जो परिचय दे रहे हैं, इससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा रहा है। अब जाहिर बात है, पहले मीडिया में जो लोग हैं जो विश्लेषण करते हैं समाचारों का, पहले उनका ध्यान जाएगा, फिर वो जनता, जब वो विश्लेषण करेंगे तो जनता का भी ध्यान उन पर जाएगा कि भाई एक ऐसा दौर जब हर आदमी प्रतिक्रियावादी, हमलावर, टकराव के तेवर में है, ऐसे में एक समन्वयवादी नेता जो है बात कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये धारा से हटके की गई राजनीति है।
देखिए यूजीसी में जो व्यवस्थाएं की गई थी, आप उसका असर क्या है देखिए। उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी है, यहाँ ओबीसी होने का उठाएगा, लेकिन हरियाणा में वो जो है जनरल कास्ट है, तो वहां वो जनरल कास्ट की प्रताड़ना झेलेगा। पटेल उत्तर प्रदेश में ओबीसी है और वो गुजरात में जनरल कास्ट है, दूसरी जगहों पे जनरल कास्ट है, तो वहां जनरल कास्ट की प्रताड़ना झेलेगा। यादव समुदाय देश के कुछ हिस्सों में, कुछ राज्यों में जनरल कास्ट में आता है, तो वहां पे वो जनरल कास्ट की प्रताड़ना झेलेगा। तो जब हम व्यापक देश के स्तर पर चीजों को देखते हैं तो परिदृश्य भिन्न दिखाई देता है। देखिए मायावती एक राष्ट्रीय नेता है, वो एक राष्ट्रीय फलक पर सोचती हुई दिखाई दे रही हैं, इसीलिए उनके बयान इतने सधे हुए, इतने सुव्यवस्थित और इतने सटीक हैं, जो संविधान की मर्यादा के साथ तालमेल करके समानांतर खड़े हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती की ये जो राजनीतिक चाल है, चाल मतलब निगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव चाल का मतलब है कि कदम है, कदम ताल की बात कर रहे हैं, कदम वाली चाल की बात। ये जो कदम है, ये संविधान की मूल भावना को जनता से जोड़ने के लिए। देखिए ये मायावती ने तो अपने तरीके से ही राजनीति, भले उनकी सीटें घटी हो या उनकी सीटें बढ़ी हो, उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया नहीं। उनको जो सटीक लगा, जो उनको दांव चलना था, उन्होंने हमेशा दांव चला। 2017 में जब दलित मुस्लिम एकता की उन्होंने कोशिश की तो 100 से ज्यादा मुस्लिम्स को टिकट दे दिए उन्होंने। 2007 में जब वो ब्राह्मण सर्वजन वाली राजनीति कर रही थी, तो बड़ी संख्या में उन्होंने ब्राह्मणों, राजपूतों को और सामान्य वर्ग के लोगों को पहली बार टिकट दिए। तो मायावती के पास एक लंबा अनुभव हो गया है। उनके पास वो दौर भी है जब BS4 था, और वो भी है जब ये जो इनका एक कर्मचारियों का संगठन लेके चलते थे काशीराम जी, बामसेफ दौर की भी राजनीति दिखी है, और बामसेफ के बाद की भी राजनीति की है मायावती ने। तो सनय सनय परिपक्व होती गई। देखिए विचार हमेशा गतिशील होते हैं, विचार स्थिर हो ही नहीं सकते। अगर विचार जड़ हो गए तो आप राजनीति में टिक नहीं पाएंगे। मायावती एक गतिशील विचारों को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये राजनीति के तालाब में एक नया कंकड़ फेंक दिया उन्होंने, जिसकी तरंगे उठ रही हैं, जिसको आपने पकड़ा है। आगे और भी लोग इस पे जिक्र करेंगे। जो पढ़े लिखे लड़के किसी भी जाति समुदाय के होंगे, अगर मायावती के बयानों को, चाहे यूजीसी वाला या ये पंडित घूसखोर, इन सब चीजों से देखेंगे तो उनको एक अच्छा महसूस होगा। एक और बात मायावती जी ने कही है, उन्होंने इसमें कहा कुछ लोग ब्राह्मणों को बाहरी भी बताते हैं, तो ब्राह्मण बाहरी नहीं है, क्योंकि डीएनए तो अभी पूरे देश के डीएनए सीक्वेंसिंग हो गई है, इसलिए अलग अलग संस्थाओं ने सीक्वेंसिंग की है कि ताकि पता लगे कि हमें जेनेटिकली किन किन बीमारियों का से चैलेंज हो सकता है। लेकिन उसमें जो बात सबसे बड़ी आई कि दलित का डीएनए और जो अपने को श्रेष्ठ मानते होंगे उनका भी डीएनए एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो मायावती जी इसी भावना को ठीक ढंग से अलग किस्म की राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है इस बात को लोग नोटिस करेंगे। नहीं, चलिए मैं एक छोटा सा और ऐड कर रहा हूँ इसमें। हाल में शायद अपने 15 जनवरी को जब वो अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहाँ भी उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, और बीएसपी की सरकार जो है वो ब्राह्मण समाज की भावनाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेंगी। तो वो चुनाव मतलब सीधा सीधा टारगेट कर रही है ना चुनाव के नजरिए से। कुल मिलाकर तो बात चुनावी फायदे की है। निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी में जब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात ना हो तब तक बात पूरी नहीं होती है। तो इसमें जो चुनावी राजनीति है वो तो शामिल है ही, और चुनावी राजनीति सबसे बड़ी है, क्योंकि अगर आपकी सीटें ज्यादा आती हैं या जब आप सरकार में आते हैं तभी आप अपनी नीतियों को लागू करा पाते हैं। मायावती इस बात को अच्छे से समझती हैं। वो जो उन्होंने अपने जन्मदिन पे बात कही थी वो शुद्ध रूप से उनकी चुनावी राजनीति, एक चुनावी चाल थी। उन्होंने बड़े सटीक ढंग से इस बात को कहा था, और उसका मैसेज भी लोगों ने, बड़ी चर्चा रही उस बयान की उनके, किसी का बाटी चोखा खाने की जरूरत नहीं है, बीएसपी आपके साथ है। देखिए 25 मई के चुनाव में जब कांग्रेस के साथ बीएसपी का तालमेल हुआ था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, उस समय बहुत से ऐसे फ्रेज लोगों ने निकाले थे कि भाई बसपा और कांग्रेस का उस समय तक वोटर माना जाता था कि यही ब्राह्मण समुदाय जिनको कहा जाता है, ये दोनों लोग वोटर हैं। तो बहुत सी चीजें उन लोगों ने निकाली थी, हालांकि वो प्रयोग नाकाम रहा था।
क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बहुत कम था और बसपा भी उसमें उभरती हुई पार्टी थी। फिर भी कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा जो सीटें आई 95 में ही कांग्रेस की आई थी। तो वो प्रयोग उनका जरूर फेल हुआ, लेकिन मायावती ने अपने उस प्रयोग को जारी रखा और आज भी उस प्रयोग की तरफ वो देख रहे हैं। इसकी एक और वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम शुद्ध चुनावी विश्लेषण करें, 11.5% जाटो समुदाय है। 1931 की जनगणना के हिसाब से 12% करीब ब्राह्मण समुदाय है। तो ये दोनों मिलके ही अच्छा, और उत्तर प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें टोटल समुदाय का वोट उनके साथ जुड़ता है, तो दूसरी जातियों के भी वोट और जो वोट इनके साथ छूट चुके हैं या माइनॉरिटी के वोट, एक और धारा चलती है उत्तर प्रदेश में कि भाई 1857 के आंदोलन में मुसलमान और ब्राह्मण दो ही तो आंदोलन किए थे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ब्राह्मण मुस्लिम एकता बन जाए। कांग्रेस कई बार इस बात की कोशिश की थी। तो शायद ऐसी धाराएं भी मायावती चलाने की कोशिश कर सकती हैं अपने इस सुलझे, संयमित और सद्भावपूर्ण बयानों के जरिए। शायद वो एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन अब अगर नजरिए से बात धारणा की, आंकड़ों की और तथ्यों की करें तो भाई उत्तर प्रदेश में तो 90% के करीब एक मुश्त ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी को जाता है। तो ब्राह्मण को सम्मान, भागीदारी और भाजपा में से अगर एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बसपा कह रही है कि हम सम्मान भागीदारी देंगे, तो अगर ब्राह्मण को सम्मान, भागीदारी और भाजपा में से एक को चुनना है तो वो किसे चुनेगा? देखिए, कोई भी वोटर जब वोट करने जाता है तो उसके पहला 2 चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। एक, क्या वो किसी पार्टी का कमिटेड वोटर है या फिर वो वोट सरकार चुनने के लिए देने जा रहा है। अगर कमिटेड वोटर है तो जिस पार्टी का कमिटेड वोटर है उसी को वोट देता है। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश की सरकार चुनने के लिए वोट देने जाता है तो वो देखता है कि किसको वोट देने पर कौन जीतेगा, किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो हम भी उसको पुश कर दें अगर वो हमें पसंद है। ये सवाल जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी बीएसपी काफी पीछे खड़ी नजर आती है। लेकिन अगर बीएसपी अपनी जनाधार को बढ़ाने में कामयाब होती है, कुछ बड़ी बड़ी रैलियां, जैसे वो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, उस तरह की कुछ बड़ी रैलियां वो कर दें, या कुछ ऐसा एक संकेत मिल जाए कि नहीं, बीएसपी के पास वोट काफी है। मसलन कि अगर जो 22% SC ST है वो चंक के तौर पे, यानी जो इनके साथ कोयरी, पासी, खटीक और जो दूसरे दलित जातियां हैं, अगर वो इनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगी, ब्राह्मण थोड़ा जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो ऐसा संभव है कि अन्य जातियां, यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय भी बीएसपी के साथ आ सकता है। लेकिन इसके लिए मायावती को अपने को प्रूफ कर देना पड़ेगा कि हमारा जनाधार बढ़ा है, और जनाधार बढ़ा दिखाने के लिए रैलियां एक बड़ी ताकत है। दूसरा, अभी पंचायत चुनाव आएगा। पंचायत चुनाव में अगर बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य यानी डीडीसी ज्यादा जीतते हैं, शहरों में पार्षद ज्यादा जीतते हैं, या प्रोपोर्शनेट चुनौती देते हुए नजर आते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी को, तो मायावती की ताकत विधानसभा में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वोटों का जो इक्वेशन है उनके फेवर में और ज्यादा बनेगा। एक बात और कि ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स की पूरी जो चर्चा थी वो ज्यादा तब शुरू हुई जब ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में एक मीटिंग की और ये कहा गया कि ये लामबंदी के लिए ये मीटिंग हो रही है। फिर उस मीटिंग को लेकर नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की एक चेतावनी आई, जिसे कुर्मी वर्सेस ब्राह्मण के नज़रिए के से देखा गया, या कम से कम सोशल मीडिया के कुछ हिस्से में देखा गया। फिर यूजीसी का मुद्दा आया, फिर घूसखोर पंडित का मुद्दा आया, इस बीच में शंकराचार्य का मुद्दा आया। कुल मिला के चीज़ें तो बहुत उथल पुथल हो रही हैं। आपको लगता है कि ये सब खाली मीडिया की सुर्खियां हैं, या ये जमीन पर कुछ उथल पुथल तो हो रहा है? जब इतना कुछ हो रहा है तो देखिए, घटनाएं आपके हाथ में नहीं होती। कई बार घटनाएं पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल देती हैं। चाहे अनचाहे उससे लोगों को जुड़ना ही पड़ता है। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, दो सीएमओ का मर्डर हुआ, फिर कुशवाहा जी का भ्रष्टाचार और दूसरे ऐसे मुद्दे आए, फिर लोकायुक्त ने 13 मंत्रियों को पद से हटवा दिया,
तो बसपा चारों तरफ से घिर गई थी। ऐसे ही जब सपा की सरकार थी तो बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जो सपा नहीं चाहती थी, लेकिन वो घटनाएं हुई। ऐसे ही ये जो सेकंड फेज है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, योगी 0.2 जो है, इसमें भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बीजेपी का जो तंत्र है वो ज्यादा सुव्यवस्थित और प्रशासनिक तौर पे ज्यादा सुदृढ़ है, इसलिए वो इन घटनाओं को काबू में कर लेता है। मोटे तौर पे अगर हम कहें तो जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया, उन घटनाओं का इम्पैक्ट तो दिखाई दिया तत्कालिक, लेकिन वो दीर्घकालिक इम्पैक्ट में बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं क्या आगे नहीं होगी, या कोई और घटना इसके बाद नहीं होगी, इसको कोई जानता नहीं, कोई रोक नहीं सकता। जिस समय पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, किसी को पहले से आभास नहीं था। उन्होंने इस्तीफा दिया तो उत्तर प्रदेश में एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा महसूस हुआ कि ये तो शायद एक सामाजिक क्रांति करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण समुदाय कुछ लोग, लेकिन उसकी जो धूल है वो नीचे बैठी और ठंडा हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी के साथ चैलेंजेस हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो एक आग का दरिया है, उसमें डूब के जाना है। अब वो डूब के पार जाएंगे या डूब जाएंगे, ये इनकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वहां के विधायक अभी देखिए मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं, अभी और कई विधायक जो सक्रिय नहीं हुए वो भी जनता के मुद्दों को लेकर इसलिए सक्रिय हो जाएंगे क्योंकि चुनाव कई इधर पंचायत चुनाव आ रहे हैं, फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उनको खुद को प्रूव भी करना है। अगर उनकी बात मंत्री और विधायक नहीं, मंत्री और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो विधायक करेगा क्या? वो तो शोर मचाएगा, और पार्टी अगर नोटिस देगी तो उससे एक और खिलाफ बात ऐसी आएगी कि भाई बीजेपी में अनुशासन, अब पार्टी में अनुशासन नहीं है, या बीजेपी के जो स्टेट लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। तो इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ेगा। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए एक चुनौती, एक ऐसा मौका है कि जब वो इन चीजों को लपक कर अपने पाले में कर ले, तो कभी मायावती जी ये करती नजर आती हैं, कभी अखिलेश यादव ये करते नजर आते हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको कोई काबू में नहीं कर सकता, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये अवसर विपक्ष के लिए हमेशा उत्तर प्रदेश में बना रहेगा, और आने वाले समय में शायद ऐसे अवसर और ज्यादा पैदा होंगे। तो जब देखिए, जब क्षत्रियों की बैठक हुई तो उतना शोर नहीं मचा, क्योंकि जो शोर मचाते हैं वो लोगों को उतना उन्होंने नोटिस नहीं लिया। लेकिन ब्राह्मणों की बैठक का सबसे ज्यादा शोर तो ब्राह्मणों ने मचाया, और उसको हवा दे दिया पंकज चौधरी ने बयान देकर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इस पूरी उथल पुथल का किसी तरह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कान घुमाकर, सीधे पकड़कर आपको दिखता है कि अखिलेश यादव कोई चुनावी फायदा उठा सकते हैं? वो हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए, अगर बीजेपी के जो आप 4 जून 2024 में जो वोट आए परसेंटेज में देखेंगे तो बड़ा मामूली सा अंतर रह गया है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट में, और अगर सीटों के प्रगति में देखेंगे तो सपा मजबूत नजर आती है। तो समाजवादी पार्टी एक पोटेंशियल पार्टी दिखाई दे रही है 2027 में। वो लोकसभा में बीजेपी से ज्यादा है, जाहिर बात है कि उसका स्टेक बड़ा है। अगर मायावती एंटी बीजेपी वोटों को अपने पाले में भी करती हैं तो मायावती भी ताकतवर होती नजर आ सकती है। लेकिन ये पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव के बाद ये बात ज्यादा साफ होगी। लेकिन बीजेपी के सामने चैलेंजेस हैं। बीजेपी के सामने चैलेंजेस। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ठाकुरों की बैठक जिसका आपने जिक्र किया, ब्राह्मण पूरी पॉलिटिक्स में उथल पुथल, मंत्री को घेरने वाले जो विधायक हैं वो लोध कम्युनिटी से आते हैं, और लोध कम्युनिटी में भी साक्षी महाराज का एक बयान था जो वो यहाँ आके जुड़ जाता है। यानी जातियों के अंदर बीजेपी को लेकर एक अनरेस्ट कम से कम अलग अलग जगहों पर होता हुआ दिखता है। तो बीजेपी भी तो इस पूरी स्थिति को देख रही है ना। आपने बताया चैलेंज है, लेकिन क्या कोई डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज चल रही है योजना के स्तर पर, जमीन के स्तर पर? आप कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, अभी कोई डैमेज कंट्रोल होता हुआ तो मुझे नहीं नजर आ रहा, बल्कि नोटिस जो जारी हो रही है, जैसे अभी ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी हुई है, तो अगर नोटिस जारी होने की प्रक्रिया ज्यादा तेज बीजेपी में होती है तो मुझे लगता है बीजेपी को ज्यादा मुश्किलें आएंगी, क्योंकि इनके बहुत से विधायक बेचैनी में हैं और वो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब जैसे नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये नोटिस देंगे, हो सकता है नोटिस जवाब में कुछ ज्यादा कर रहा बोलते हैं,
तो कई चीजें ऐसी हैं जहां जो बीजेपी का जो संगठन का जो प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपनी दुख दर्द को शेयर करते थे, अगर उस संगठन के प्लेटफॉर्म से बजाय इसके कि आप लोगों की समस्याओं को सुन के समाधान सरकार के साथ मिलकर समाधान निकालें, आप उन्हें नोटिस देंगे तो मुझे लगता है ये भड़काने वाली कार्रवाई होगी। यानी जो कुल आपने मिला बात की कि चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटना बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती हुई हम देख रहे हैं, पार्टियों की परंपरागत लाइनों से परंपरागत जो लकीरें हैं उनसे हटकर पार्टियां या उनके नेता जो हैं वो हमें एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। सारी कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट को, ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय, बिरादरी, जातियों को अपने पक्ष में लेकर आया जाए। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।